What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए फिजिकल एजुकेशन की याद आ गई भाई, हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए आ गए हम। एक नालायक मुझे बोल रहा था कि सर ये तुम कॉमर्स वाले जो हो ये फिजिकल एजुकेशन को कब पढ़ते हो, पूरे साल तो तुम इसको उठाते भी नहीं हो, तब भी तुम पूरे पूरे नंबर ले आते हो, पूरे 70 में से 70 उठा लेते हो, कैसे करते हो? मैं कहा बेटा ये कॉमर्स वालों की वाइब है, तुम क्या जानो नालायको, तुम्हें क्या पता हम कॉमर्स वाले कैसे होते हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं भाई। तो आज से बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिकल एजुकेशन। ऑल्दो अगर आपने हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स वाली प्लेलिस्ट से भी देख के दिया होगा तो पेपर बढ़िया ही होगा, मुझे पता है। बट अब बोर्ड्स के हिसाब से थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, अगले 4-5 दिन में सारा पोर्शन खत्म करेंगे, उसके बाद और बहुत कुछ कराऊंगा तुम्हें फिजिकल के लिए। बट सबसे पहले पोर्शन कवरेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों, पीछे से शुरू करेंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम वेलकम करेंगे हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले तो ऑफ कोर्स इस चैनल पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पढ़ते ही हैं, बट साइंस वाले बच्चे भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए आते हैं। तो वेलकम टू द हुड और शुरू करते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपका फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छे से हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम इस एग्जाम में ना आए, डोंट वरी एट ऑल। स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स आप सब जानते ही हो, ट्रेनिंग से हमें यहां पे शुरुआत करनी है। ठीक है, कि ट्रेनिंग बेसिकली होता क्या है। सही है, तो देखो ट्रेनिंग से भी पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टैलेंट क्या होता है ना। हम लोग बोलते हैं कि टैलेंट बाय बर्थ होता है, मतलब टैलेंट को हम सिर्फ निखारते हैं, बट किसी इंडिविजुअल के अंदर वो एबिलिटीज, वो एक्टिवनेस, उस चीज को लेके एक इंटरेस्ट, एक अंदरूनी चीज होती है। तो क्या है टैलेंट? एंड एडिक्वेट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोई भी चीज सीखने की कला, कितनी जल्दी आप सीखते हो। और एबिलिटी इन वन डायरेक्शन अबव द नॉर्मल एवरेज, जो नॉर्मल एवरेज से कुछ हटके होता है ना। जैसे सपोज पढ़ाना भी है तो पढ़ाने के लिए भी यू नीड अ टैलेंट। कई बार किसी टीचर के पास नॉलेज चाहे लिमिटेड हो सकती है, बट उसका टैलेंट उसको बहुत आगे ले जाता है। और कई बार बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो टैलेंट नहीं होता। राइट, thus someone who has talent can do something without even trying hard. सिंपल। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। बच्चों स्पोर्ट्स में हम मल्टीपल स्पोर्ट्स देखते हैं, आप रोनाल्डो ले लो, मेसी ले लो, विराट कोहली ले लो, MS धोनी ले लो, रोहित शर्मा ले लो। हम क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, हम लोग बैडमिंटन की बात करते हैं, हम लोग टेनिस की बात करते हैं, हम मल्टीपल स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो जितने भी लोग बहुत एक्सेल करते हुए आपको दिख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन हुआ है बहुत छोटे लेवल से। उनके किसी कोचेस ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके आसपास के लोगों ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया बहुत पहले, और फिर उनको सही डायरेक्शन मिल गया तो आज वो इतने बड़े स्टार्स बन गए। राइट, अगर वो सही डायरेक्शन, वो आइडेंटिफिकेशन सही ना होता तो शायद आज वो इतने बड़े लेवल पे ना होते। तो क्या बोल रहा है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस by which children, मतलब छोटे लेवल पे ही, are encouraged to participate in the sports, they are most likely to succeed। ठीक है, ये एक फ्यूचर इवेंट पे होता है कि शायद इसमें सक्सीड कर जाए, टैलेंट दिखाई दे रहा है ना। बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे देते हैं, वही वाली बात। दीज पैरामीटर्स आर डिजाइन टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस कैपेसिटी कंसीडरिंग चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ फिटनेस। बच्चे का करंट लेवल ऑफ फिटनेस, मेच्योरिटी, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लगती हैं, तो सबसे पहले होता है बच्चों डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना। ये बच्चों सबसे पहली स्टेज होती है, डिस्कवर करना। जैसे वो आपने अगर MS धोनी मूवी देखी हो तो जो कोच साहब थे वो देख रहे थे कि किस तरीके से फुटबॉल में वो बॉल को पकड़ रहा है, तो उन्हें लगा यार ये तो विकेट कीपिंग कर सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले टैलेंट का डिटेक्शन करा, फिर टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, उसका पोटेंशियल पहचानना कि ये सच में पोटेंशियल रखता है। तो पहले तो डिस्कवरी होगी, नजर के आगे आएगा, फिर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट मतलब कि अब उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाएगी, जो चैप्टर का नाम है। ट्रेनिंग क्या होता है, किसी भी एक स्किल में बेटर होना। ठीक है, जैसे मैं सपोज अभी मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, 2026 आ गया है, तो इट्स बीन 12 ईयर्स। राइट, तो मैं पहले दिन ऐसा नहीं बोलता था, पहले दिन इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता था। धीरे धीरे ट्रेनिंग हुई, एक स्किल की ट्रेनिंग हुई। राइट, तो डेवलपमेंट कैसे होता है, जहां पे आप एथलीट्स को एक सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट देते हो जो वो एक्सेलरेट करते हैं। देन टैलेंट का सिलेक्शन होना,
सिलेक्शन का मतलब कि वो जिस भी फेज में खेलना चाहते हैं, पहले जूनियर लेवल खेलेगा, जोनल खेलेगा, स्टेट खेलेगा, अलग अलग नेशनल खेलेगा, इंटरनेशनल खेलेगा, तो धीरे 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 उसका सिलेक्शन होता चला जाता है। एंड फर्दर ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब एक स्पोर्ट से अलग स्पोर्ट में। मैंने एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर को देखा था, शायद सैंटनर को ही देखा था, उनकी इंस्टाग्राम बायो पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम गोल्फर। तो यूजुअली आप देखते हो हमारे क्रिकेटर्स फुटबॉल खेलते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो जो एक स्पोर्ट्स में टैलेंट होता है ना बच्चा, वो एक स्पोर्ट में नहीं होता बच्चे का, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में होता है। तो ट्रांसफर भी होता है एक स्पोर्ट से अलग स्पोर्ट में, ठीक है। इसके बाद बच्चों टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई आपको सबसे पहले डिस्कवरी हो जाती है ग्रेट टैलेंट की, आपको एक अच्छा टैलेंट मिल जाता है, सबसे पहले आप डिस्कवर कर लेते हो, देन आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, पहचान पाते हो, उसके बाद अर्ली स्टेज पे आप उसको एक्सट्रीम तक ले जा सकते हो। उसके बाद बच्चों ये हेल्प करता है एक एसेट ढूंढने के लिए, कंट्री के लिए, भाई देश का नाम रोशन करेगा या नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसका थॉट प्रोसेस, वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो देखना। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड। उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजी कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है। उसके बाद टेक्निकल एट्रीब्यूट्स, टेक्निकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि टेक्निक वाइज कैसा है बंदा। उसके बाद उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। इंटेंजिबल्स, जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते बट किसी भी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। तो एक पूरा पावर पैक चाहिए ना, तभी तो हो पाएगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। बच्चों हम ट्रेनिंग को ना 3 साइकिल्स में बांट देते हैं। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ते हैं, माइक्रो मैक्रो, है ना। कोई छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो, बहुत बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो। वैसे ही यहाँ पे 3 है। यहाँ कौन कौन सी है, माइक्रो, मीजो, मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे टाइम के लिए किसी चीज की ट्रेनिंग करना, बहुत छोटे टाइम के लिए, लाइक एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वो होती है हमारे पास माइक्रो। देन वी हैव मीजो, मीजो होता है कुछ हफ्तों के लिए, यानी 4 हफ्ते हो गया, या 8 हफ्ते हो गया, 2 महीना, या 3 मंथ्स हो गया, 12 हफ्ते के लिए हो गया, ये होता है हमारे पास मीजो। और लॉन्ग टर्म होता है कि किसी चीज की तैयारी करना, कोई बच्चा ओलंपिक की तैयारी कर रहा है, ओलंपिक कॉल है 3 साल बाद, 3 साल बाद के लिए आज से शुरू हो गया, तो उसकी चलेगी मैक्रो साइकिल। तो 3 चीजें होती हैं, सबसे पहले जो बहुत छोटे लेवल की होती है माइक्रो, देन उससे थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा मीजो, देन उससे पूरा फुल फ्लेजेड मैक्रो। क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स आल्सो नोन एज पीरियोडाइज्ड ट्रेनिंग, ये ध्यान रखना बच्चों, पीरियोडाइज्ड ट्रेनिंग इनको बोलते हैं। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोड एंड एडेप्टेशन पे बना है कि कैसे आप बॉडी को विद टाइम धीरे धीरे चीजें सिखाते हो, किस तरीके से बॉडी को अडेप्ट कराते हो, रिकवर करने का टाइम देते हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं बच्चों। अब देखो 3 साइकिल्स हैं। माइक्रो कौन सी है, 3 से 10 दिन की, ठीक है, यूजुअली 5 से 10 दिन की ये होती है। उसके बाद मीजो कौन सी है, 3 से 6 हफ्ते की, 3 से 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, 8 हफ्ते भी चल जाता है, मीजो में आ जाता है। मैक्रो कौन सी है बच्चों, मैक्रो होती है 3 से 12 महीने की। तो सबसे बड़ी लेवल जो साइकिल है वो मैक्रो साइकिल हो सकती है। बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों, सारे नोट्स आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आने हैं। अब हमारे पास बच्चों किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब एक ओवरऑल फिटनेस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। वो सब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि आप कितना जोर लगा के कोई काम कर सकते हो। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप देखो कोई क्रिकेटर बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहा है, कोई छक्के मार रहा है लेकिन उसके छक्के बस यहीं तक गिर रहे हैं, मतलब छक्का तो हो रहा है लेकिन बस वहीं गिर रहा है, तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। वहीं कोई बहुत ही बड़े बड़े छक्के ह्यूज स्टेडियम के बाहर मार दिया, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ बेसिकली सिग्निफाई करता है कि आप किसी भी एक्टिविटी में कितनी फोर्स लगा पा रहे हो, that is strength. Strength is a crucial motor component of fitness and plays an important role. It refers to ability of the muscle to produce force. ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। तभी बोलते हैं ना कि मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिम में आप मसल ट्रेनिंग करो। मसल ट्रेनिंग से क्या होगा, जितना बढ़िया आपका मसल होगा उतने ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा आपके अंदर, राइट। अब स्ट्रेंथ बच्चों 2 तरीके की यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई स्टैटिक, एक हो गई डायनामिक। इसके बच्चों दूसरे नाम जरूर याद रख लेना, आपसे पूछ लेता है। एक को हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं, स्टैटिक को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक, और डायनामिक को हम बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ठीक है।
ये जो डायनामिक होता है ना, ये आपको दिखाई देता है कि आप जोर लगा रहे हो, ये आपको दिखाई नहीं देता कि आप जोर लगा रहे हो। जैसे प्लैंक, योग के आसन्स करना, प्लैंक करना, योग आसन्स करना, वॉल सिट करना। भाई तुमने दीवार पे ऐसे खड़े हो, तुम जोर लगा के जोर लगा रहे हो, दीवार तो वही है, अब ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है। जब तुम प्लैंक करते हो, तो प्लैंक एक एक्सरसाइज होती है, अगर तुम्हें नहीं पता गूगल कर लेना है, दिख जाएगी तुम्हें। जब तुम प्लैंक करते हो तो आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रेन होते हैं, तो वहां पे काफी जोर लग रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है? स्टैटिक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसको हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। वहीं जहां आपको दिख रहा है सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस पुशअप्स कर रहे हो, पुल अप कर रहे हो, तो दिखता है कि हाँ भाई जोर लग रहा है ना, पता भी चलता है। तो बोल रहा है इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू प्रोड्यूस फोर्स विद विजिबल मूवमेंट। ध्यान रखना, डायनामिक विजिबल होगा, स्टैटिक विजिबल नहीं होगा। द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विदाउट विजिबल मूवमेंट्स, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी सीन, ठीक है। उसके बाद डायनामिक स्ट्रेंथ बच्चों, जहां स्ट्रेंथ दिखाई देती है वहां तीन प्रकार की होती है, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव, एंड्योरेंस, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम का मतलब होता है कि आपने एक बार में पूरा जोर मार दिया, मतलब जो भी जोर था ना सारा मार दिया। जैसे लॉन्ग जंप, ये हो गया लॉन्ग जंप। भाई लॉन्ग जंप में क्या करते हैं? लॉन्ग जंप में जितना जोर हो सकता है एक ही बारी में मारना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा दी, उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट हैवी रेजिस्टेंस इन अ सिंगल एफर्ट। ध्यान रखना, सिंगल एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करूं अगर मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है फोर्स लगाना, शॉर्ट टर्म में लगाना और उससे अपने पोटेंशियल को अचीव करना, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है? इट इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स क्विकली एंड पावरफुली इन अ शॉर्ट टाइम। जैसे बास्केटबॉल जंप्स, बास्केटबॉल जंप्स आपको बार बार लेनी पड़ेंगी, लेकिन आपको क्विकली उससे रिकवर भी करना है, फिर दूसरी के लिए रेडी होना है। इसमें तो एक ही बारी में लगा देनी है मैक्सिमम। इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पीड का भी और ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रेंथ का भी, ठीक है। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होता है? एंड्योरेंस का मतलब होता है इसके अंदर टाइम भी आ जाएगा कि आपको लंबे समय तक चीजें करनी है। तो यहां पे तो सिर्फ स्ट्रेंथ लगानी है, यहां पे स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है और स्पीड का भी ध्यान रखना है। यहां पे आपको स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है और टाइम का भी ध्यान रखना है कि कोई चीज आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक खेलनी है, तो वहां पे आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस लगता है। द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड विदाउट फटीग, थकना नहीं है ना। तो ये बेसिकली इसमें स्विमिंग, साइकिलिंग, लॉन्ग टर्म तक आपको स्ट्रेंथ लगा के रखनी है, तो ये आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, डन। इसके बाद स्ट्रेंथ कैसे डेवलप हो सकता है बच्चों? एक होती है आइसोमेट्रिक, एक होती है आइसोटोनिक। देखो फिर से वही आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक फिर से आ गया ना। आइसोमेट्रिक कौन सा है? जो दिखाई नहीं देगा लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आइसोटोनिक कौन सा है? जो दिखाई देगा और आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है। तो ये वाली कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं? जैसे कि एग्जांपल आ गया पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। मसल्स में टेंशन डेवलप होता है, प्लैंक हो गया, राइट। आप किसी भी चीज को नॉर्मली पकड़ के खड़े हो जाओ। कोई किताब ले लेता हूं मैं, लेट सपोज ये हमारी किताब है, ये मेरे पास किताब रखी है टेबल में। अरे भाई लाइट ही बंद हो गई किताब उठाने के चक्कर में, जल जा भाई, जल जा भाई। देखो बच्चों, तो मेरे पास ये बुक है, मैं इस बुक को अगर ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं ना बहुत देर तक, तो मेरे हाथों में जोर लगना शुरू हो जाएगा और दर्द आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ तो लग रही है इसके अंदर भी, राइट। अब देखो बच्चों, इसके अंदर व्हाइट कलर की जल भाई, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, यस, अब ठीक है। अब देखो बच्चों, these exercises are those exercise in which no visible movement occur। visible movement नहीं होता लेकिन फिर भी मसल्स डेवलप हो रही होती है। इन दीज एक्सरसाइज मसल डेवलप टेंशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ, इसीलिए इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, कौन सी एक्सरसाइज बिना चेंज इन मसल लेंथ के भी आपको हेल्प करती हैं ग्रो के लिए? कौन सी हो गई हमारे पास? आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक कौन सी है? जिसके अंदर विजिबल मूवमेंट होगा, जो आपको मसल टोन करने में हेल्प करेंगी, मसल लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। जैसे रनिंग, जंपिंग, वेट ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आती है बच्चों आइसोकाइनेटिक। बात कर लें बच्चों अगर आइसोकाइनेटिक की, तो आइसोकाइनेटिक बेसिकली क्या है? जहां पे आप कुछ अच्छी मशीन्स को यूज करके, कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स को यूज करके, कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स को यूज करके तैयारी करते हो। आइसोमेट्रिक में, आइसोटोनिक में हमने कोई मशीनें नहीं यूज करी थी, हम नॉर्मली ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मशीन्स को यूज करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। Isokinetic exercise were introduced by J.J. Perrin in 1968 and involves isokinetic muscle contraction. These exercises are performed using specially designed machines. ये ध्यान रखना।
और रोइंग में, स्विमिंग में मेनली ये यूज करी जाती हैं। ओके, बोल रहा है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स अपनी मैक्सिमम फोर्स लगाती हैं पूरे रेंज ऑफ मोशन में, जबकि आइसोटोनिक में सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये इनका यूज अभी लिमिटेड है और अभी बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं हुई है। बढ़िया सर। इसके बाद आता है बच्चों एंड्योरेंस। सर एंड्योरेंस किसको बोलते हैं? एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना भाई। रनिंग करनी है, कोई बच्चा 100 मीटर में थक जाएगा, कोई 400 मीटर भाग लेगा, कोई 800 मीटर भाग लेगा, कोई हाफ मैराथन भाग लेगा, कोई पूरा मैराथन भाग लेगा। डिपेंड्स ऑन योर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब हम बात कर रहे हैं स्टेमिना की, क्षमता की, एबिलिटी की। क्या है एंड्योरेंस? इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी। आप एक एनर्जी मेंटेन रख रहे हो फॉर लॉन्ग पीरियड, दैट इज द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी विदाउट फटीग। थकना नहीं है, थक गए तो बस गड़बड़ हो गई। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसके अंदर कितने प्रकार के एंड्योरेंस हो सकते हैं? एंड्योरेंस डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, क्या नेचर है, क्या ड्यूरेशन है। अब इसमें बच्चों दो प्रकार के एंड्योरेंस आ गए नेचर में, एक आता है बेसिक, एक होता है जनरल। ठीक है, बेसिक में समझ के चलना कि ये बेस होता है किसी भी अदर एंड्योरेंस का। इसका मतलब ये है बेटा कि हम एक ह्यूमन से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उसको कोई स्टीडी एक्टिविटी करनी है, भाई थोड़ा बहुत जॉग करना है, थोड़ा बहुत रन करना है, थोड़ा बहुत साइकिलिंग करनी है, तो उसके पास एक बेसिक एंड्योरेंस तो है ही ना, तो वो बेसिक है। जनरल होता है जो हम एज पर स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से डिराइव करते हैं। भाई किसी को लॉन्ग जंप के लिए कितना एंड्योरेंस चाहिए, ठीक है, या फिर 100 मीटर की स्प्रिंट के लिए कितना एंड्योरेंस चाहिए, अगर आपको फास्ट साइकिलिंग करनी है तो कितना एंड्योरेंस चाहिए, अगर आपको स्लो साइकिलिंग करनी है तो कितना एंड्योरेंस चाहिए। तो बेस तो बेसिक से बनेगा। फिर जब एक्टिविटी वाइज हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी मिक्स करके एक्टिविटीज करते हैं तो फिर वो जनरल एंड्योरेंस में आ जाता है। बेसिक क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेजिस्ट फटीग इन विच लोड इज ऑफ मीडियम इंटेंसिटी, और इसके अंदर बेसिक एरोबिक मस्कुलर मेटाबॉलिज्म आ जाता है। ठीक है, जैसे जॉग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना। जनरल की बात करें तो ये स्पोर्ट वाइज अलग अलग आपको डिफाइन करना पड़ता है। द एबिलिटी टू परफॉर्म जनरल स्पोर्टिंग मूवमेंट्स फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट एंड कैन बी डेवलप्ड थ्रू जनरल एक्सरसाइजेस। इसके लिए आपको जनरल अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी और आप डेवलप कर सकते हो। हर एक्सरसाइज आप स्पोर्ट के हिसाब से अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से इसको डिफाइन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा है बेसिक एंड्योरेंस की तरह, जिसके अंदर एक मीडियम इंटेंसिटी एक्टिविटीज होती हैं, इसके अंदर हाई इंटेंसिटी लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। तो ये अलग है, वो बेस है, ये एक्टिविटी वाइज आप डिफाइन करते हो। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक तो आप समझते ही हो भाई, स्पोर्ट वाइज अलग अलग, स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग। स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट फटीग। ये स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स वेरी कर सकता है। जैसे एक हॉकी प्लेयर का एंड्योरेंस अलग होगा एक मैराथन रनर से, है ना। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। ड्यूरेशन में अगर हम बात करें बच्चों तो एक होता है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर आपको हाई स्पीड के लिए एंड्योरेंस चाहिए, कि आपको कोई एक्टिविटी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत हाई स्पीड पे करनी है लेकिन आपको थकना नहीं है, तो उसमें स्पीड एंड्योरेंस चाहिए। द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन साइकिलिंग एक्टिविटी दैट लास्ट अप टू 45 सेकंड्स, है ना। इसके अंदर 400 मीटर स्प्रिंट आ सकता है, राइट। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में 2 मिनट तक की एक्टिविटी के लिए होता है, 45 सेकंड से 2 मिनट की 800 मीटर तक की रेस के लिए आ जाता है। मीडियम टर्म इंश्योरेंस, मीडियम टर्म इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, एंड्योरेंस, इंश्योरेंस याद आ गया। एंड्योरेंस मीडियम टर्म कौन सा होता है बच्चों? जो 1500 मीटर तक के लिए हो सकता है। मीडियम टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड टू रेजिस्ट फटीग इन एक्टिविटीज लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट्स टू 11 मिनट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म कौन सा हो सकता है? लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म हो सकता है बच्चों जो एक्टिविटीज के लिए चाहिए जो 11 मिनट से ऊपर की है। ठीक है, ये टाइम बेसिस पे हो गया, ड्यूरेशन के बेसिस पे हो गया। डन, बढ़िया सर। इसके बाद आप एंड्योरेंस कैसे डेवलप कर सकते हो? एंड्योरेंस डेवलप करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? अब बच्चों मेथड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, है बहुत आसान यार। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस मेथड। चल जा भाई, पहले मैं सारे समझा देता हूं फिर सब पढ़ा दूंगा तुम्हें एक ही बारी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मेथड का मतलब होता है बच्चों जब आप एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए कॉन्टिन्यूअसली कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते हो। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअसली आप जॉगिंग कर रहे हो या कॉन्टिन्यूअसली आप रनिंग कर रहे हो लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, है ना। इंटरवल मेथड में हमें रुकने का चांस मिलता है, कि आप पहले थोड़ा सा रनिंग कर रहे हो, फिर आप रुक गए, थोड़ा आपने नॉर्मल कर लिया अपनी बॉडी को, फिर आप थोड़ा थोड़ा भागने लगे, फिर आप रुक गए। ठीक है, इसी तरीके से एक आता है बच्चों फार्टलेक मेथड।
फार्टलेक मेथड में क्या होता है, फार्टलेक मेथड में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। आप जैसे सर्किट ट्रेनिंग होता है ना, उसी तरीके से फार्टलेक मेथड भी होता है। फार्टलेक मेथड में क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं। वो देखा तुमने, पहले एक शो आता था तकेशीज कासल, मुझे नहीं पता तुमने देखा है नहीं देखा है, कि पहले जंप करना पड़ेगा, फिर नीचे से झुक के जाना पड़ेगा, फिर पुशअप लगाने पड़ेंगे, मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आते टाइम बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वहां से एंड्योरेंस डेवलप होता है, उसको फार्टलेक मेथड बोलते हैं। और रिपीटिशन मेथड का क्या मतलब होता है, जहां पे हम चीजों को बार बार रिपीटिवली करके अपने एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं। तो देखो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस मेथड आता है, इसके अंदर एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करी जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बिना किसी रेस्ट के। ध्यान रखना नाम में ही है, विदाउट एनी रेस्ट। स्लो कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसके अंदर आपको बहुत स्लो पेस पे बिना किसी ब्रेक के चीजें करनी है। अब देखो जब आप स्लोली कर रहे हो, सपोज आप जॉगिंग कर रहे हो, जॉगिंग 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 जॉगिग जॉगिंग, तो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो ना, दिक्कत क्या है, धीरे 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 करना है। भाग के ही करना हो, अगर हाई स्पीड में करना हो तो फिर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता वहां पे डिस्टेंस, है ना। तो स्लो में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। फास्ट में क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है। वेरिएबल में क्या होता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा दोनों चलते हैं, ठीक है। तो देखो बोल रहा है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके क्या इफेक्ट होंगे, आपका मसल ग्लाइकोजन डेवलप होगा, मसल स्ट्रांग होंगी आपकी। उसके बाद लीवर ग्लाइकोजन, आपका जो लीवर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके बाद कैपिलराइजेशन अच्छा हो जाएगा। कैपिलराइजेशन का क्या मतलब होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे, अच्छे से डेवलप होने लगेंगे। नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, आपके सेल्स डेवलप होंगे, आपकी मसल्स डेवलप होंगी। उसके बाद थर्मल रेगुलेशन अच्छा होगा, बॉडी में जो टेम्परेचर है वो रेगुलर रहेगा, रेगुलराइज्ड रहेगा, बेटर रहेगा। उसके साथ एरोबिक कैपेसिटी भी आपकी अच्छी रहेगी, आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस लेने की, आपके लंग्स भी अच्छे काम करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद फास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इसके अंदर आपको फास्ट स्पीड पे करना है, और लेकिन इसका जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। ओके, इफेक्ट्स क्या होंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल डेवलप करेगा। उसके बाद मसल ऑक्सीजन कंजम्पशन बेटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपके डेवलप करेगा। उसके साथ साथ आपका हार्ट बढ़िया तरीके से काम करेगा इसके लिए। वेरिएबल क्या होता है, कम ज्यादा। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट अ प्री प्लान चेंजिंग पेस, हार्ट रेट इसके अंदर 140 से 180 तक जाता है, एंड ड्यूरेशन वेरीज फ्रॉम 15 मिनट्स टू 1 आवर। कम ज्यादा भाई, थोड़ा पूरी तेज भागे फिर थोड़ा स्लो जॉग कर लिया, फिर तेज भागे फिर जॉग कर लिया, फिर तेज भागे फिर जॉगिंग कर ली, वो इसमें चलता है। इससे मसल ग्लाइकोजन डेवलप होता है, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होते हैं, मतलब ये लगभग सब में सेम ही आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद फार्टलेक आ गया। फार्टलेक मैंने आपको बताया ही, देखो फार्टलेक में क्या होता है कि भैया एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट तक बहुत सारी चीजें करते हुए जाना है ना, कि आप बैकवर्ड, उसके बाद आपने फेस कॉन, फिर रन, फिर उसके बाद स्प्रिंट, बहुत कुछ करना है, जॉग करना है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ होती हैं। ये एक स्वेडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, जिसमें आप स्पीड के साथ खेलते हो। In other word, it is an another variation of the variable pace method. Difference between two is फार्टलेक में स्पीड वेरिएशन प्लान्ड नहीं होती, है ना। फार्टलेक में कुछ प्लान्ड नहीं होता, जो वेरिएशन होता है उसके अंदर प्लान्ड होता है। उसके बाद बोल रहा है एथलीट चेंजेस द स्पीड ऑफ हिज ओन अकॉर्ड ड्यूरिंग द एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी, है ना। इसके क्या फायदे होंगे, वेट लॉस आपका बढ़िया होगा, एक्सीलेंट टेस्ट है स्ट्रेंथ का, इंड्योरेंस का, स्पीड बढ़ती है, रेस टैक्टिक्स बढ़ते हैं, इसके अंदर आपका माइंड डेवलप होता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो बहुत सारे फायदे इसके अंदर भी लिखे हुए हैं। चलो सर, इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास इंटरवल मेथड। इंटरवल नाम में ही पता चल रहा है, इंटरवल का क्या मतलब है, इंटरवल का मतलब है कि आप धीरे धीरे इंटरवल्स ब्रेक्स के साथ कर सकते हो। इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल मेथड यूज्ड फॉर इंप्रूविंग एंड्योरेंस। इन दिस मेथड एक्टिविटीज प्रैक्टिस एट अ कंपैरेटिवली हाई इंटेंसिटी विद इंटरवल्स और ब्रेक्स, आपको ब्रेक्स इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वर्क शुड बी डन विद सफिशिएंट स्पीड एंड ड्यूरेशन सो दैट हार्ट रेट गोज अप टू 180 बीट्स पर मिनट। ओके, हो गया बेटा, परफेक्ट है। फिर आप ब्रेक ले लेते हो, आपका हार्ट बीट 180 तक जाती है, फिर नीचे आ जाती है 120 130 तक, फिर आप तेजी से काम करना शुरू कर देते हो। फिर से इसके सबसे बड़े इफेक्ट्स क्या है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप करता है, एरोबिक कैपेसिटी बेटर करता है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस आपका डेवलप करता है, और ऑक्सीजन लेवल भी बेटर करता है। VO2 मैक्स में हम ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। रेपिटिशन मेथड कौन सा है, रेपिटिशन मेथड का क्या मतलब है, सिंपल हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होगी, जो 90 से 100% ऑफ द वर्क करोगे विद इंटरवल ऑफ कंप्लीट रिकवरी। मतलब आपने कोई काम करा, फिर आपने रुक गए, जब रिकवर हो गए अच्छे तरीके से 100% रिकवर हो गए, फिर आपने दोबारा करा, ठीक है। यानी कि जैसे हम फॉर एग्जांपल जिम ट्रेनिंग करते हैं,
जिम में भी हम क्या करते हैं, आज हमने एक मसल ट्रेन करी, कल हम दूसरी करेंगे, फिर हम तीसरी करेंगे, चौथे दिन फिर हमारी दोबारा वो मसल आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी 100% रिकवरी हो चुकी है ना। आज कोई मसल ब्रेक करी, कल फिर वही, परसों वही, वो बनेगी नहीं भैया, मसल और गिरती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि रिकवर नहीं हो रही। तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जहां पर रिकवरी इंपॉर्टेंट है वहां पर रिपीटिशन मेथड काम करता है। ये आपकी एनारोबिक कैपेसिटी अच्छी करता है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस अच्छा करता है, और उसके साथ साथ फॉस्फेजन स्टोर्स भी बेटर करता है। मतलब बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। ओके सर। देन हमारे पास आता है बच्चों स्पीड। स्पीड का क्या मतलब है? किसी भी काम को तेजी से करना। भाई सबसे पहले देखो, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ की बात हो गई कि जोर होना चाहिए मसल में। उसके बाद एंड्योरेंस होना चाहिए कि आप जोर लगा सको ज्यादा देर के लिए। फिर आपको स्पीड भी चाहिए, आपको तेजी से भी तो करना है ना। भैया क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन ने चौका मारा, तुम्हें रोकना है तो भागोगे तो हो यार। स्ट्रेंथ चाहिए मसल में भागने के लिए, स्टेमिना चाहिए ताकि देर तक भाग सको, स्पीड चाहिए ताकि बॉल तुम्हारे से आगे ना निकल जाए। तुम्हें रोकनी है, जडेजा बनना पड़ेगा, डाइव मार के बॉल रोकनी पड़ेगी। स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It has a complex nature and depends considerably on the central nervous system. Speed signifies ability to execute motor movements. Motor movements का क्या मतलब हो गया कि जितनी भी आपकी movements हो रही हैं वो आपको बहुत क्विकली करनी है। These movements can be cyclic और acyclic. एक फ्लो में भी हो सकती है और बिना किसी फ्लो के भी हो सकती है। Certain factor which helps in determining the speed are, कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो स्पीड को इम्पैक्ट करते हैं? वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है, राइट। उसके बाद एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ कितनी है आपके अंदर, करेक्ट टेक्निक है या नहीं है, बायोकेमिकल रिजर्व्स कितने हैं, मेटाबॉलिक पावर कितनी है इंडिविजुअल की, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो स्पीड के लिए बहुत कुछ चाहिए, राइट। अब टाइप्स ऑफ स्पीड, रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन का मतलब कि आप कितनी तेजी से किसी चीज पे रिएक्ट करते हो, राइट। आपकी तरफ किसी ने कोई बॉल फेंकी, सपोज तुम स्लिप में कैच कर रहे हो तो एकदम आता है, बहुत तेज आता है। स्लिप समझते हो, विकेट कीपर के बराबर में खड़ा होता है जो फील्डर, वैसे तो तुम सारे समझते हो यार, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। स्लिप एरिया कौन सा होता है? विकेट कीपर, जैसे यहाँ मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पीछे विकेट कीपर है, इधर स्लिप होगी, ठीक है। अब मैं यहां से जब शॉट मारने के लिए जाऊंगा, एज लगेगी और सीधा इधर स्लिप की तरफ जाएगा। अब वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसको बहुत जल्दी रिएक्ट करना पड़ता है। तो वहां पे आपकी रिएक्शन एबिलिटी देखी जाती है। एक्सेलरेशन एबिलिटी किसमें देखी जाती है? कि आप कितनी जल्दी एक्सेलरेट करते हो। जैसे सपोज एक थोड़ी रेस है 800 मीटर की, तो इनिशियली बंदा थोड़ा धीरे धीरे भागता है, उसके बाद वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है लास्ट में ताकि वो जीत सके, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी। तो रिएक्शन एबिलिटी हो गया, एक्सेलरेशन एबिलिटी हो गया, मूवमेंट स्पीड हो गई। मूवमेंट स्पीड का मतलब होता है कि जहां पे आप स्पीड में भी हो और बॉडी मूवमेंट्स भी आपके कंट्रोल में है, वहां पे हम मूवमेंट स्पीड की बात करते हैं। इसके बाद लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस, इनको भी अब डिटेल में देखते हैं। लोकोमोटर में बच्चों हम मोशन में चेक करते हैं कि वाइल इन मोशन, जैसे फॉर एग्जांपल स्केटिंग कर रहे हो, स्केटिंग पता है ना, मैं छोटे होते जिद करता था अपने पेरेंट्स से कि मुझे स्केट्स लेके दो। तो स्केटिंग में क्या होता है कि आप मोशन में हो, अब उस मोशन में आपने कैसे अपनी स्पीड मेंटेन करी हुई है, दैट इज योर लोकोमोटर। और स्पीड एंड्योरेंस क्या है? फिर से स्पीड एंड्योरेंस एक कॉम्बिनेशन है स्पीड का प्लस उसके साथ साथ आपकी एंड्योरेंस का, ठीक है। बढ़िया सर। देखो पांचों चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी, कि आप कितना क्विकली रिएक्ट करते हो, राइट। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू अ स्टिमुलस और सिग्नल। एक्सेलरेशन क्या होता है? एबिलिटी टू अचीव अ हाई स्पीड, आप कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर लेते हो। जैसे एक्टिवा बाइक चलाते हो ना, भाग गई भाई, एक्सेलरेटर। मूवमेंट स्पीड का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, कितनी जल्दी आप कोई मूवमेंट कर सकते हो। लोकोमोटर मैंने आपको बता दिया, टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड व्हेन इन मोशन, जब आप मोशन में होते हो। जैसे वही देखो, स्पीड स्केटिंग हो गया, शॉर्ट स्प्रिंट्स हो गया। उसके बाद स्पीड एंड्योरेंस क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एज वेल एज एंड्योरेंस, कि कोई आपको तेजी से भी काम करना है और लॉन्ग टर्म तक भी करना है, तो वहां पे स्पीड एंड्योरेंस काम आएगा। सर स्पीड कैसे डेवलप कर सकते हैं? भाई एक्सेलरेशन से कर सकते हो। एक्सेलरेशन रन्स, कि वही कितनी जल्दी आप एक्सेलरेट कर रहे हो, और उसके साथ साथ पेस रन्स, तेजी से भागना। तो एक्सेलरेशन रन्स कौन से होते हैं? जहां पे आप स्पीड डेवलप करते हो, स्पेशली इन अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। जैसे 100 मीटर स्प्रिंट है, भाई तुम बिल्कुल एक स्टेशनरी पोजीशन पे हो, रुके हो, और आपको तेजी से एक्सेलरेट करना है, क्योंकि 100 मीटर बहुत छोटी सी चीज है, तो इसकी ट्रेनिंग होगी स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेशन रन। दूसरा पेस रन्स, रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड। ध्यान रखना, पेस रन्स में स्पीड कांस्टेंट होती है और इसके अंदर जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आप एक्सेलरेट करते हो,
ठीक है, दोनों से ही आपकी स्पीड डेवलप होती है। ओके, देन हमारे पास बच्चों आखिरी चीज आ रही है फिटनेस में, फ्लेक्सिबिलिटी। भाई स्ट्रेंथ देख लिया, एंड्योरेंस देख लिया, स्पीड देख लिया, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। किसी कैट को देखते हो कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी बेंड हो जाती है, कुछ भी नहीं होता भाई, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स, कि आपके जॉइंट्स में कितना मूवमेंट अच्छे से हो रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। छोटे बच्चे को देखते हो कहीं से भी गिर जाता है, उठ के फिर चल देता है, कुछ होता ही नहीं। वहीं बड़ा कोई बुजुर्ग या कोई भी एजेड 40-50 साल का बंदा वहां से गिरेगा, उसकी हड्डी टूट जाएगी हाथों हाथ। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स का जो रेंज ऑफ मोशन है वो खत्म हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी सबको मेंटेन रखनी चाहिए। कैसे कर सकते हो? योगा से, स्ट्रेचिंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, it is the range of motion available in joint. Flexibility can be defined as ability to execute movements with greater amplitude or range. Types of flexibility कौन कौन सी हो सकती है बच्चों? सबसे पहली होती है बच्चों पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव कौन सी होती है? देखो यहां नाम में ही है पैसिव। पैसिव का मतलब कि आप स्टिल हो, आपको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, तब आप फ्लेक्सिबल बनोगे। जब आप किसी पार्टनर के साथ स्ट्रेचिंग कर रहे हो, है ना। द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प, उसको हम पैसिव बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम एक्टिव की बात करें, एक्टिव का मतलब आप बिना किसी पार्टनर के खुद से कर रहे हो, राइट, टू डू अ स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ अ पार्टनर। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विदाउट एनी हेल्प। उसके बाद स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हो बिना किसी मूवमेंट के, ठीक है, बिना किसी मूवमेंट के। और यहां पे हमारे पास डायनामिक होती है कि मूवमेंट के दौरान आप कितना फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, जैसे कोई क्रिकेटर जो है वो भागे जा रहा है और भागते भागते वो डाइव लगाता है, तो वो उसकी क्या है, मूवमेंट के दौरान चेक कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। वहीं पे आप बैठे बैठे, आप एक कुर्सी पे बैठे हो, आप बैठे बैठे चेक कर रहे हो कि आपके जॉइंट्स बढ़िया चल रहे हैं, गर्दन चेक कर रहा हूं मैं, बढ़िया काम कर रही है, किस तरीके से कर रही है, ये क्या है, बैठे बैठे अगर मैं कर रहा हूं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही शी रिमेन्स इन अ स्टैटिक पोजीशन। ठीक है, डाइव करते हुए, बैठे हुए, लाइंग, स्टार्टिंग पोजीशन में। और डायनामिक क्या होता है? डायनामिक होता है मूवमेंट के दौरान। ठीक है, लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो बच्चों? इसके हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ऑलमोस्ट खत्म है। बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। आओ जरा अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मेथड की बात बच्चों अगर हम करें तो वो है बैलिस्टिक मेथड। देखो बैलिस्टिक का मतलब होता है स्विंग से। जब आप किसी चीज को प्रॉपर स्विंग में, किसी रिदम में, किसी मूवमेंट में, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि भैया किसी रिदम में, किसी स्विंग में मैं कोई मूवमेंट, कोई मोशन के साथ एक रिदम में काम करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूरा बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स को राउंड घुमा रहा हूं, फिर मैंने ऐसे पीछे की तरफ घुमा लिया, तो मैंने आगे की तरफ, पीछे की तरफ, पूरा एक मोशन आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मेथड। तो क्या है? द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड विद अ स्विंग इन अ रिदमिक वे, दिस रिलेट्स द रिलेटेड ज्वाइंट इज स्ट्रेच्ड विद अ स्विंग। एक पूरे स्विंग में वो स्ट्रेच होता है। दिस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड रिदमिकली विद अ काउंट। आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्टैटिक हो जाता है। स्टैटिक कौन सा होता है? जो आपने एक स्टिल पोजीशन में स्ट्रेचिंग करी कि भैया मैं यहीं पे हूं और मैं यहीं खड़े खड़े अपने अच्छे से इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से फिंगर्स में, मैं अपने शोल्डर जॉइंट्स में स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, एक जगह खड़े खड़े, एक जगह बैठे बैठे, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा मेरा, तो वो हो जाएगा स्टैटिक। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली ईजिंग इनटू अ स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन, उसको होल्ड करना। ठीक है बेटा, पर्पस अनुसार। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक का मतलब हम एक कंट्रोल्ड वे में थोड़ा बहुत मूव करके स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड लेग एंड आर्म स्विंग्स दैट टेक्स यू जेंटली टू द लिमिट ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों पीएनएफ टेक्निक। पीएनएफ टेक्निक क्या होती है सर? प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन। बेटा ये प्रो एथलीट्स के लिए होती है, विदाउट दी हेल्प ऑफ कोच ये नहीं होती। तो इसके अंदर प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, प्रॉपर कोचेज होते हैं, वो आपको अपनी एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं, स्ट्रेचिंग के भी, रिलैक्सेशन के भी, रिकवरी के भी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। लेकिन ये एक बंदा नॉर्मली नहीं करता। ठीक है, दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। पीएनएफ इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द स्ट्रेच इन एन अटेम्प्ट टू अचीव मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, परफेक्ट हो गया बेटा।
इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आती हैं। कोऑर्डिनेटिव का मतलब बच्चों कुछ भी करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। आपकी आंखें उसी तरीके से रिएक्ट करें, आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करे, आपके हाथ पैर सब एक कोऑर्डिनेशन में चलने चाहिए। अब आप एक बॉक्सर को देखो ना, उसको बॉक्सिंग करना है तो उसको अटैक भी करना है, उसको डिफेंस भी करना है, अपनी गर्दन भी बचानी है, अपनी बॉडी भी बचानी है, फिर उसको हिट भी करना है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज चाहिए भाई, आंखें उसी तरीके से चलनी चाहिए, ब्रेन उसी तरीके से चलनी चाहिए। तो हर स्पोर्ट में सिर्फ एक मसल से या एक बॉडी पार्ट से काम नहीं होता, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए सब में। तो क्या बोल रहा है देखो, द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर दोज एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, वो एबिलिटीज किसी भी इंडिविजुअल की विच इनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉपर्ली एज वेल एज एफिशिएंटली। ठीक है, ये मेनली डिपेंड करता है आपके नर्वस सिस्टम पे कि आपकी नर्व्स नसें कितनी अच्छे से काम कर रही हैं बेटा। अब कितने प्रकार की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हो सकती हैं? ओरिएंटेशन, कपलिंग, रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है बेटा? ओरिएंटेशन का मतलब होता है मतलब कि हम जब अपनी बॉडी की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज देख रहे होते हैं विद रिलेशन टू ग्रेविटी या फिर इन स्पेस या फिर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की टर्म्स में, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है बास्केटबॉल। ठीक है, जैसे आप एक बास्केटबॉल प्लेयर को देखोगे तो वो भागेगा, भाग के फटाफट से जंप करेगा और अपने हाथ फटाफट से उठा के बॉल को एकदम से गोल कर देगा, है ना। तो बास्केटबॉल में आप देखते हो बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं और हवा में ही चल रहे हैं भाई साहब। जंप करेगा, उसका बॉल को उसको डालना भी है नेट में, तब जाके उसका गोल होगा, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है देखो, द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू ग्रेविटी, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर किसी ओपोनेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर प्लेइंग फील्ड में। तो इसी तरीके से जब आप बहुत सारी मूवमेंट्स बॉडी की एक साथ कर रहे होते हो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, चाहे वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो आप स्पेस में ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हो, कुछ भाई ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच रही है और बास्केटबॉल में तुम ऊपर जंप करके कर रहे हो काम, तो वहां पे आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो यूज हो रही है वो है ओरिएंटेशन। कपलिंग होती है बच्चों, कपलिंग में आपके कंबाइंड वे में एक्टिविटीज होती हैं। कंबाइंड वे मतलब कि आपके 2 3 4 मसल ग्रुप्स एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। कपल वर्ड से आया, पेयर्स में काम होगा। कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे बॉक्सिंग का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। रिएक्शन, आप कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहे हो। 2 प्रकार की रिएक्शन एबिलिटी होती है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल होता है जहां आपको पता होता है कि क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में आपको पता ही नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का स्पोर्ट्स से कोई लेना नहीं है, वैसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। रेड हो गया, तुमको पता है तुमको रुकना है, अब तुम्हें पता है कि ग्रीन होगा तब चलना है, तुम्हें पता है कैसे रिएक्ट करना है, वो सिंपल है, राइट। अब जिसका पता ही नहीं हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं सामने वाला क्या चीज यूज करने वाला है आपके अगेंस्ट, तो वहां पे जैसे कुश्ती कर रहे हो, कुश्ती में आपको नहीं पता सामने वाला क्या करने वाला है, तो वहां पे आपको रिएक्ट अकॉर्डिंगली करना है अनएक्सपेक्टेड सिग्नल से, वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली और क्विकली इन ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर, इसमें पता होता है, इसमें कुछ पता नहीं होता, अनडिटरमाइंड और अनएक्सपेक्टेड सिग्नल्स इसमें होते हैं। लो बच्चों स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? बैलेंस एबिलिटी भी आसान है। बैलेंस एबिलिटी का मतलब आप प्रॉपर्ली बैलेंस कर पा रहे हो, जैसे स्केटिंग में करना होता है, या फिर वो समुद्र पे करते हैं ना, स्कीइंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, डाइविंग में करना होता है, राइट। तो इस तरीके की एबिलिटीज में बैलेंस करना होता है आपको। देखो वाटर स्कीइंग हो गया, परफॉर्मिंग ऑन द बैलेंस बीम हो गया, वो सब चीजें बैलेंस एबिलिटी में आता है। रिदम, जब आपको कोई भी स्पोर्ट रिदम में करना होता है, ठीक है, अगर आपको स्विमिंग करनी है तो एक रिदम में करके चलनी है, राइट। आपको डाइविंग करनी है, आपको स्केटिंग करनी है, एक रिदम में। जब कोई भी इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है बहुत अच्छे रिदम में, तो वहां पे ये चलता है। उसके बाद एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब एडजस्ट करना। ये एक एबिलिटी होती है जहां पे आप जैसे ही कुछ बदलाव हुआ, आपने अपने आप को भी चेंज कर लिया, ठीक है, समय अनुसार खुद को अडेप्ट कर लिया। भाई इंडियन क्रिकेटर्स इंडिया में खेल रहे हैं तो कुछ पिचेस की हैबिट होती है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां अलग बाउंस आती है, अलग चीजें आती हैं, तो वहां के पिच के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है। किसी और कंट्री में जाएंगे, वेस्ट इंडीज जाएंगे, बिल्कुल ड्राई पिचेस, नीचे नीचे बॉल रहती है, उस हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते हैं, तो वो होती है आपकी अडेप्टिव एबिलिटी। उसके बाद होती है बच्चों डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन होता है जब आप किसी भी काम को बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हो, मतलब आपकी एबिलिटी ये प्रो एथलीट्स में हो जाती है जो एक काम को बहुत सालों से कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से उनकी बॉडी को इतनी हैबिट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि सचिन को एक बार देखा, वो बैट पे इस तरीके से
बॉल को जंप करा रहे थे, आंख बंद करके भी, मतलब पट्टी बांध ली आंख में और इस तरीके से बैट पे बाउंस करा रहे थे। तो वहीं पे हम देख रहे थे कि भाई वो प्रो हो चुके हैं, उनको पता है कि बॉल कहाँ पे होगी, कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, तो वो उनकी एक डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। तो बोल रहा है इट इज द एबिलिटी टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स एंड मूवमेंट फेसेस ऑफ अ मोटर एक्शन। परफेक्ट हो गया बच्चे। इसके बाद लास्ट आता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो विदाउट गिवन एनी ब्रेक्स, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के कर रहे होते हो। जैसे सर्किट ट्रेनिंग में आपने शुरू करा ऑन द स्पॉट रनिंग, फिर रॉप क्लाइंबिंग, फिर स्किपिंग, फिर उसके बाद पार्टनर को अपने बैक पे रख के चलना है, उसके बाद डिपिंग, लंजिंग, बेंच प्रेस, हाफ स्क्वाट्स। तो बहुत सारी तरीके की ट्रेनिंग एक साथ करते हो, इससे काफी सारी चीजें डेवलप होती हैं। एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी सब बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाता है। सर्किट ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? सर्किट ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहता है बिगिनर्स के लिए जो शुरू कर रहे हैं। जैसे जिम में तुम शुरू में जाओ तो तुम्हें मिक्स ट्रेनिंग कराएंगे, हर बॉडी पार्ट कराएंगे बढ़िया तरीके से, तो बिगिनर्स के लिए आइडियल होता है। उसके साथ साथ कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। परफेक्ट वर्कआउट है इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास बिजी स्केड्यूल है, जिनके पास कम टाइम है। तो आप जितना चाहे उतना अपने हिसाब से एक्सरसाइजेस इसके अंदर प्लान कर सकते हो। उसके बाद कन्वीनियंट है क्योंकि आपको कोई फिक्स्ड पाथ, कोई फिक्स्ड रूट फॉलो नहीं करना, आप शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद सारे बॉडी पार्ट्स आप इसके एक्सरसाइज कर सकते हो एक ही बारी में। बहुत सारे ट्रेनीज कैन परफॉर्म एक्सरसाइज एट अ टाइम। जब आपके पास लिमिटेड, अगर आपके पास टूल्स हैं, मशीन्स हैं, तो फिर आप सर्किट ट्रेनिंग करा सकते हो कि उसमें बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि सबको कम कम समय लगने वाला है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन बी चेंज्ड, आप ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग डेज अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक एक चीज से रिलेटेड नहीं होती, मल्टीपल एक्टिविटीज हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया बच्चे? तो ये सर्किट ट्रेनिंग में आता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 समाप्त। इसके बाद मिलेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 9 के साथ, आज ही कंप्लीट करेंगे। बस टाइम का थोड़ा सा है कि अगर मेरी लाइव भी है 11th की, अगर उसमें ज़्यादा लेट हो गया तो थोड़ा लेट डालूंगा, बट डालूंगा ज़रूर, चिंता मत करना, आज ही करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।